नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और 9 अप्रैल की करंट अफेयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब 9 दिनों तक नवरात्रि चलेंगी, तो आप सभी इसको हम एक नए वर्ष के तौर पर भी सेलिब्रेट करते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा नया वर्ष जो है वो शुरू हो गया है, तो उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं आज इन टॉपिक्स पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सितवे की, जो कि भारत का दूसरा वैश्विक बंदरगाह बनाया गया है। तो पहला कौन सा था? पहला आपका चाबहार था, जो कि हम ईरान के साथ मिलकर के डेवलप कर रहे थे। लेकिन इस बंदरगाह में भारत का पूर्णतया स्वामित्व रहने वाला है और ये म्यांमार में बनाया जा रहा है। म्यांमार से ये मिजोरम की कनेक्टिविटी जो है उसको बिल्ड करेगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हाल ही में विदेश मंत्रालय ने क्या किया है, जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है, इसको सितवे बंदरगाह का संचालन करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की। तो आपको याद होगा जो आपका सागरमाला प्रोजेक्ट चल रहा था, तो ये सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी के लिए सहायता के लिए बेसिकली इसको लाया गया था इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को। ठीक है, और उसके तौर पर ये काम कर रही थी। अब इसी के साथ सितवे ईरान के चाबहार के बाद इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है। इससे पहले कौन सा था? ईरान का चाबहार, जिसको भारत और ईरान मिलकर के डेवलप कर रहे थे। ठीक है, चलिए, चाबहार भारत का नियंत्रण 2 टर्मिनल पर है, लेकिन यहां पर जो सितवे बंदरगाह है इस पर पूर्ण अधिकार किसका होने वाला है? भारत का होने वाला है। ठीक है, इंडियन पोर्ट लिमिटेड की यदि मैं बात करूं तो सागरमाला डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया, इसकी सहायक जो कंपनी है वो स्थापित की गई थी और इसका गठन मुख्य रूप से जब किया गया था जब चाबहार विकास परियोजना आपकी चल रही थी इसमें भाग लेने के लिए। देखिए, ये है आपका सितवे पोर्ट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है सितवे, और इससे कनेक्टिविटी कहाँ पर मिलेगी जाकर के? इंडिया में, बेसिकली सबसे पहले कहाँ पर? मिजोरम में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कनेक्टिविटी बिल्ड करी जा रही है ताकि हम आसानी से जो अपने माल की आवाजाही है, व्यापार से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, उनको हम सीधे कनेक्टिविटी बिल्ड कर सके और उनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उस रास्ते में उसको टैकल कर सके। और ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया पड़ रहा है, यहीं पर ये साइड में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं सितवे बंदरगाह के बारे में। तो ये बेसिकली म्यांमार के रखाइन प्रांत में बनाया जा रहा है। रखाइन प्रांत का एक क्षेत्र है जहां पर कालादान नदी स्थित है, वहां पर ये बनाया जा रहा है, कालादान नदी पर। ठीक है, इस बंदरगाह के निर्माण से म्यांमार को $500 मिलियन का अनुदान दिया था भारत ने। ठीक है, किसके लिए? इस बंदरगाह के निर्माण के लिए। आगे बात कर लेते हैं, सितवे बंदर का विकास जो है वो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है और इस परियोजना के तहत म्यांमार के सितवे बंदरगाह को भारत के मिजोरम राज्य से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य में हमारी कनेक्टिविटी को बिल्ड करेगा और जिससे वहां पर व्यापार करने में आसानी होगी। इससे त्रिपुरा और मिजोरम तक माल पहुंचाने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए एक नया रूट हमें मिल जाएगा। आगे बात करेंगे हम, रूस में आपातकाल आ गया है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ की एक नदी है यूराल नदी, और यह निकलती किससे है? तो यहाँ पर एक माउंट क्रुशाला है, वहां पर पर्वत है आपका यूराल पर्वत, वहां से ये नदी निकलती है और ये नदी क्या हो गई है? ओवरफ्लो हो गई है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें बाढ़ आ गई है। इसी वजह से रूस में आप देखोगे कि आपातकाल की स्थिति छाई हुई है। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि यूराल नदी में बाढ़ आने के कारण यहाँ पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं यूराल नदी की, कहाँ से होती है, इसकी जो ओरिजिन है इसका। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो ये है आपका यूराल लेवल, यदि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका यूराल लेवल। ठीक है, माउंट क्रुग्याला के निकट यूराल पर्वत है, वहां से निकलती है। यह रूस और कजाकिस्तान से होकर के बेसिकली बहती है यूराल नदी और यह कैस्पियन सागर में जाकर के मिल जाती है। वेलगा और डब्यू नदी के बाद यह रूस और यूरोप की, कहते हैं एक तरीके से, तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है। कुसुम, डेरकुल, इरटेक, ऊटवा और एलेक आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां भी हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं रूस की और रूस की सीमाओं की भी। तो यहाँ पर ये है आपका रशिया। इसकी यदि बात की जाए तो कहते हैं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश यही है पूरी दुनिया में, और साथ ही साथ यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र भी क्या है? रशिया है। बात करूं यहाँ की मुद्रा की तो रूबल है, इसकी राजधानी मॉस्को है। ठीक है, और इनके जो
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, वो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से चेंज नहीं हुए हैं। राष्ट्रपति वही रहने वाले हैं अगले, मुझे लगता है जितने भी साल रहेंगे तब तक, जब तक वो जिंदा रहेंगे बेसिकली। चलिए रूस की बात कर लेते हैं। इनकी सीमा तो नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन और मंगोलिया से लगती है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर उत्तर कोरिया भी, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, गेल है जो कि आपका, इसको CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले एक और ये जो CIDC पुरस्कार है ये दिया गया था, किसको दिया गया था? सतलुज जल विद्युत निगम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो भी मैंने कवर किया था। और अब यह पुरस्कार किसको दिया गया है? गेल को दिया गया है। बेसिकली यह पुरस्कार दिया जाता है कि इससे संबंधित जो भी कंपनियां अच्छी कार्य कर रही हैं, जो कि आपकी मिनी रत्न है या फिर आपकी नवरत्न कंपनियां हैं और वो अपने सेक्टर में अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको ये CIDC पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि ये बेसिकली बरौनी और गुवाहाटी तक प्राकृतिक गैस जो है उसकी कनेक्टिविटी इन्होंने बिल्ड करी। और अगर आप ट्रेन से आते जाते तो आपको पता होगा एक बरौनी एक्सप्रेस भी चलती है आपकी। तो बरौनी बिहार से गुवाहाटी तक ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए यहाँ पर CIDC पुरस्कार इनको दिया गया है, क्योंकि ये इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो बरौनी पाइपलाइन है ये टोटल 718 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक पूरी तरीके से जो पहुंच है उसको बिल्ड कर रहा है ये गैस पाइपलाइन। ठीक है, और बेसिकली ये पार्ट किसका है? ये जो बरौनी आप देख रहे हो यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन पहुंचाई गई है, तो प्रधानमंत्री ने एक योजना शुरू करी थी। उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना। इसी परियोजना के अंतर्गत ये आपकी गैस पाइपलाइन जो है वो बिठाई गई है। ये इस परियोजना जिसका मैं बात कर रही हूँ। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा किसके बारे में? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, गेल के बारे में। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। और मुख्यालय की यदि मैं बात करूं तो दिल्ली में है। ठीक है, यह भारत में गैस उत्खनन करने वाली जो शीर्ष तकनीकी है उसकी संस्था है, इस पर कार्य करती है। यह पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन महारत्न श्रेणी की आपकी कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम हो जाती है। ठीक है, तो कौन सी श्रेणी की है? महारत्न श्रेणी की है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। बेसिकली इसके कार्य क्या होते हैं? कार्य है कि कहां पर गैस पाइपलाइन यानी कि गैस कहाँ पर है उसको खोजना, साथ ही साथ इसका उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है इसको देखना। ठीक है, घरेलू और औद्योगिक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विकास करना। अब ये इसी का प्रोजेक्ट था ना, इसी के तहत तो इसने क्या किया? बरौनी और आपका ये जो गुवाहाटी है वहां तक गैस पाइपलाइन विकसित करी, क्योंकि ये इसका कार्य है कि नेटवर्क बिल्ड करना और वहां तक गैस की पहुंच को सुनिश्चित करना। ठीक है, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस को आपूर्ति करना, घरेलू उपयोग के लिए संपीड्य प्राकृतिक गैस और पाइप्ड प्राकृतिक गैस का क्या करना है? वितरण करना है। ठीक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में प्राकृतिक गैस के जो प्रभावी उपयोग हैं उनको देखना है और उनमें वृद्धि करनी है। साथ ही साथ देश में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क का संचालन और रखरखाव भी करना है। पूरे इंडिया में जहां जहां भी ये पाइपलाइन है तो उसका संरक्षण करने का दायित्व इनके पास है और संचालन सुचारू रूप से हो इसका दायित्व इनके पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका पीटर पेलेग्रिनी, स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी है, इनको स्लोवाकिया का नया क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति बनाया गया है। और ये किस पार्टी से थे? तो वामपंथी हलास वॉइस पार्टी के ये नेता थे। ठीक है, बात करें स्लोवाकिया की तो ये चेकोस्लोवाकिया के बाद, विभाजन के बाद स्लोवाकिया बना था। और बना कब था? तो ये 1993 में बना था। ठीक है, इसकी सीमा बेसिकली पोलैंड से लगती है, हंगरी से, यूक्रेन से, चेक गणराज्य से आपके और ऑस्ट्रेलिया से। इसकी राजधानी ब्रातिस्लाव है और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वो यूरो चलती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम किसकी? त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन की। क्या है ये त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन? तो बेसिकली इसका जो आयोजन किया गया है ये इंटीग्रेटेड जो डिफेंस स्टाफ है उसके द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी डिफेंस स्टाफ है उन लोगों ने मिलकर के इसका आयोजन किया और इसका आयोजन करने का जो मेन उद्देश्य था कि क्या करना है, जो नए विचार हैं
अलग अलग जितनी भी संस्थाएं हैं वो आएंगी, 3 संस्थाएं, क्योंकि 3 आपने देखा है। तो यहाँ पर जो भी संस्थाएं, जो भी लोग आएंगे उस संस्था से बड़े बड़े, वो क्या करेंगे, अपनी अपनी नए विचारों को यहाँ पर रखेंगे। जो ताज़ा विचार हैं उनको आमंत्रित करना है, नई पहल लाना है। इससे संबंधित जो सुधार हो सकते हैं डिफेंस से संबंधित सृजनात्मक तरीके से, उनको हमें देखना है। ठीक है, सुरक्षा से संबंधित, भारत से संबंधित जो सुरक्षा संबंधित मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श करना है, उनकी चर्चा करनी है और नई प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए हमें क्या करना है, विकसित होना है। तो इसी विचार के साथ यह जो कार्यक्रम है वो आपका शुरू किया गया है। तो हाल ही में तीनों सेनाओं के सम्मेलन यानी परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया गया, कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, और इसका आयोजन किसने किया था, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द्वारा किया गया। यह सभी त्रिसेवा संस्थानों, सैन्य मामलों के विभाग, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा कर्मियों और तीनों सेवाओं के प्रमुखों का यह पहल एक साथ मिलकर के कार्य करते पहल सम्मेलन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकरण को आगे बढ़ाना है। सम्मेलन का कह रही हूँ, इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि क्या करना है, सब मिलकर के कार्य करें। ठीक है, सब में क्या है, एकीकरण की भावना बढ़े, संयुक्तता की भावना बढ़े और देन इससे संबंधित जो ताजा विचार है, जो पहल है और जो सुधार है उनका हम सृजन कर सके। ठीक है, सिविल और सैन्य दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले जो राष्ट्रीय सामरिक मुद्दे हैं उन पर हमें विचार विमर्श करना है और उभरती तथा नवाचारी प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए अगली पीढ़ी के सुधारों के लिए जो दिशा है उसको निर्दिष्ट करना है। तो इसी से संबंधित जो कार्य और पहल हमें करना है, क्योंकि आप देखते हो कि हर कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं कुछ नए नए डेवलपमेंट्स कर रही हैं, कोई नए नए कार्य कर रही हैं। इससे संबंधित आपने देखा कि यहाँ पर क्या किया गया है, संयुक्तता और एकीकरण, इसको तो हम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, हम अदर कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो मित्र आपके एक्सरसाइज हो, इन सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं जो दूसरी कंट्री की सेना होती है, ताकि क्या कर सके, हम नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीख सकें, नए नए जो प्रॉब्लम्स है अगर उन्हें टैकल करने की स्थिति पड़ती है तो हम उन्हें टैकल कर सकें। तो क्या है, डिफेंस सेक्टर में सरकार इस तरीके से प्रोग्राम लाती है ताकि हम अच्छे से सुचारू रूप से कार्यक्रमों को चला सकें। आपने कई बार देखा होगा कि यहाँ पर चाहे वो आपका एयरफोर्स हो या आर्मी हो, कई बार यहाँ पर अंदर कुछ प्रताड़ित होने वाले या सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका अपना एक अलग ट्रायल कोर्ट होता है, क्योंकि ये हमारा मीडिया के अंदर नहीं आता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमें सामने से देखने को नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मीडिया अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर क्या अंदर चीज़ें चल रही हैं हमें नहीं पता होता है, लेकिन इनके जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो अलग होते हैं। कई बार आपको देखने को मिलता है यहाँ पर इंटरनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती होती है, तो उनमें कैसे सुधार किया जाए, कैसे उसको सही तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, तो इससे संबंधित यहाँ पर मुद्दे जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसमें मीनेश शाह NCDFI के चेयरमैन हैं, वो नियुक्त किए गए हैं, यानी नेशनल कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना बेसिकली 1970 में की गई थी और इसमें जो राज्य व केंद्र की जो संघीय जो दूध डेयरी है वो इसका हिस्सा होती हैं और मिलकर के इसमें कार्य करती हैं। तो इसी के चेयरमैन बनाए गए हैं कौन, मीनेश शाह, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में स्थापना मैंने आपको बता दी। NCDFI की सहकारी डेयरियों का एक शीर्ष निकाय है और इसके सदस्यों में कौन होता है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो संघीय डेयरी होती है वो इसकी सदस्य होती हैं। बेसिकली इसका उद्देश्य क्या है कि डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देना है हमें। ठीक है, सहकारी तर्ज पर डेयरी उत्पाद सहकारी समितियों और वस्तुओं से संबंधित जो गठन है और जो कामकाज है उनको यानी कि उनकी देखरेख करनी है, वो कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनको समन्वित करना है। साथ ही साथ उनकी सहायता भी करनी है, विकास से संबंधित जो चीज़ें हो सकती हैं वो भी उनको बताना है और सुविधाएं प्रदान करनी है कि कैसे वो ज़्यादा विकास करें और उनको क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, आगे आ जाते हैं साइबर सुरक्षित भारत पहल के बारे में। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो साइबर सुरक्षित पहल है, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये पहल आपकी काफ़ी पुरानी है, 2018 से चल रही है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हाल ही में साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों का 43वां प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसका आयोजन 8 से 12 अप्रैल 2024 तक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका आयोजन जो बेसिकली करता है वो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो डिवीजन है उसके द्वारा क्षमता निर्माण योजना के तहत किया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य। तो यहाँ पर ये समझाया जाता है कि साइबर हमले किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो पूरी तरीके से साइबर हमलों के लिए समझ को विकसित करना। ठीक है, इसके पश्चात सुरक्षा की जो नवीन टेक्नोलॉजीज हैं कैसे उनका यूज करना है, उनको कैसे हमें लाना है, तो उनका अनुभव शेयर करना, बताना, कानूनी प्रावधानों
का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना, किसके तहत कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं, किसका हम यूज कर सकते हैं जब ऐसा कोई भी साइबर क्राइम हो रहा है। ठीक है, और आगे बताया जाता है कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी आपकी योजनाएं व नीतियां सरकार चला रही है। तो इन सारी चीजों की यहाँ पर क्या दी जाती है, डिटेल्स दी जाती है और ऑफिसर्स को ये चीजें समझाई जाती है कि यदि इससे संबंधित कोई भी मुद्दा आपके पास आता है तो कैसे आपको टैकल करना है। आपने जामतारा केस सुना होगा, वहां पर बहुत सारी चीजें हुई। जामतारा में आपने देखा होगा कि पूरा एक नेटवर्क था। तो अगर इस तरह के केसेस आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं तो आप कैसे उसे टैकल करोगे, कहां पर कौन सी धाराएं या फिर क्या चीजें लगनी है, क्या कानून नियम कायदे कानून है, किस दृष्टिकोण से आपको देखना है, तो ताकि आप पूरी की पूरी समझ इसके लिए विकसित कर सको, ये आपको इसमें बताया जाता है। तो ये थे आज के प्रमुख न्यूज। अब बात कर लेते हैं साइबर सुरक्षित पहल के बारे में। जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, 2018 में इसको बनाया गया था, उन्होंने शुरू किया था। इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और विभिन्न उद्योग भागीदारों के सहयोग से लॉन्च किया गया था। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच साझेदारी करता है। उद्देश्य क्या है कि हमें जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं उनमें कमी लाना है। ठीक है, उनके लिए लोगों तक जागरूकता को फैलाना है। सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना अधिकारियों और फ्रंट लाइन आईटी जो अधिकारी हैं उनकी क्षमता का निर्माण करना है। ठीक है, साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने हैं। सरकार को यहाँ पर ये बताते भी हैं कि किस प्रकार से हम अगर कोई अपराध हो रहे हैं तो कैसे उभर सकते हैं। और साथ ही साथ संगठनों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे की रक्षा करने के लिए साइबर हमलों से निपटने के लिए तैयार भी करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि साइबर हमलों के लिए एक रिपोर्ट जारी करी गई थी जिसमें यह बताया गया था कि भारत की जो 83% कंपनीज हैं वो साइबर हमले से पूरी तरीके से निपटने में सक्षम नहीं है। सिर्फ 4% कंपनी ऐसी हैं जो यदि कोई बहुत बड़ा साइबर हमला भारत पर होता है तो वो उससे उभर सकती है। इससे संबंधित वीडियो भी मैंने आपको बताया था, डेटा भी मैंने आपको दिए थे। यदि आपको वीडियो देखना है तो आप लिंक में जाकर के वो देख भी सकते हो, जहां पर पूरी डिटेल बताई गई थी कि साइबर हमले कौन कौन से टाइप के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हनी ट्रैप होता है, कई बार आपको वीडियो कॉल्स आते हैं, आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है, देन आपसे बोला जाता है कि मुझे पैसे दो। तो इस टाइप के बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं जहां पर हमें पता नहीं होता है कि कैसे हमें उनसे बाहर निकलना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल से डिस्कशन किया था उस वीडियो में। तो चलिए, ये तो रही आज की प्रमुख न्यूज़। अंत में हम बात करते हैं किसके बारे में, अपने क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्लोवाकिया अपनी भू सीमा साझा नहीं करता है, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन या फिर स्लोवेनिया। ठीक है, तो आप सभी मुझे कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा ये क्वेश्चन दिखाई दे। एंड आप में से किसी एक का क्वेरी था कि ये पीडीएफ कहाँ पे मिलता है। जब भी ये वीडियो अपलोड होता है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन होता है और वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल का एक लिंक दिया रहता है और व्हाट्सएप चैनल का भी दिया रहता है। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे जाओगे, वीडियो के जस्ट नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगा डेली का डेली जो अपलोड होता है। ठीक है, अगर शाम को नहीं मिलता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मॉर्निंग में मिल ही जाएगा। ठीक है, और अगर आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको वीडियो और साथ ही साथ पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलिए अब चल लेते हैं लास्ट में। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।